एपिसोड 69 वर्जिनिटी। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे। विद्युत ये सुनकर उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम फिर से मुझ पर शक कर रही हो। इसके जवाब में गुरूर फिर से पिलो को विद्युत के ऊपर खींचकर मारते हुए बोली, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। वैदेही क्यों तुम्हारे पास कॉल करती है? जब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तो तुमने अभी तक उसका नंबर क्यों रखा हुआ है? तुमने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? और वो तुम्हें क्यों ऐसे मैसेज कॉल करके परेशान करती है? अभी के अभी उसका नंबर ब्लॉक करो, वरना मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ये कहते हुए गुरूर लगातार विद्युत पर पिलो फेंक कर मारे जा रही थी। वहीं विद्युत उसकी ये सारी बातें सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो पहले तुम शांत हो जाओ। तुम बेवजह मुझ पर शक करती रहती हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ वक्त पहले आई हूँ। लेकिन वैदेही तुम्हारी बचपन की दोस्त है, यहाँ तक कि वो हमेशा दोस्त से ज़्यादा ही तुम्हें अपना मानती है। इसलिए मुझे यकीन नहीं है। लेकिन तभी विद्युत ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता हूँ और बचपन से तुम मेरे दिल में हो। फिर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? जैसे ही विद्युत ने यह कहा, गुरूर एक पल के लिए हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे बचपन से जानते हो? तभी विद्युत ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ भी नहीं। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, हम वापस इंडिया जा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से क्लोजेट की तरफ जाने लगा। वहीं गुरूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने गुस्से के साथ कहा, विद्युत मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ। अगर तुमने उस वैदेही को अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह नहीं निकाला तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी और मुझे जेल जाने में भी कोई डर नहीं है। ये सुनकर विद्युत फिर से रुक गया और वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम सच में बहुत ज़्यादा पजेसिव हो चुकी हो। गुरूर का मुंह बन गया और उसने चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला तुम्हारे लिए क्यों पजेसिव होऊंगी? इसके जवाब में विद्युत हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा पजेसिव हो गई हो। सिर्फ एक कॉल की वजह से तुम इतना रिएक्ट कर रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाह सकता क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त प्यार की बहुत ज़रूरत है और मैं हूँ प्यार की कमी पूरी करने के लिए। ये कहकर वो क्लोजेट में चला गया। वही गुरूर ये सारी बातें सुनकर अब एकदम से चुप हो गई। पता नहीं क्यों पर उसका दिल एक गर्म एहसास के साथ भर गया। इधर दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त नव्या ब्लैंकेट से लिपटी हुई बेड से टिककर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी गर्दन और गले पर बाइट मार्क्स साफ दिखाई दे रहे थे और वो बस एक टक मिरर के सामने खड़े विधांत को देख रही थी। विधांत के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन थी और वो अपने हाथों में घड़ी पहनते हुए मिरर से नव्या को घूर कर बोला, वैसे मानना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओगी। तुमने बहुत अच्छे से मुझे सेटिस्फाई किया। नव्या की आंखों में नफरत आ गई। उसने विधांत से अपनी नज़र फेर ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तुम जैसे घटिया इंसान के हाथों मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। विधांत के चेहरे की वो शैतानी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गुस्से से नव्या को देखते हुए बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरी परफॉर्मेंस से? इसके जवाब में नव्या ने गुस्से के साथ कहा, किस बात की खुशी की उम्मीद कर रहे हो तुम मुझसे? जो कुछ देर पहले तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की उसकी। ये सुनकर विधांत मुस्कुराते हुए बोला, ओह कम ऑन, मैंने इतनी भी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मुझे अच्छे से पता है कुछ देर पहले तुम कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तुम्हारी वो मौन करने की आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। नव्या ये सुनकर पूरी तरह लाल हो गई। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि कुछ देर पहले जब विधांत उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था तब वो खुद भी मदहोश हो गई थी और वो चाहकर भी विधांत को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और अब विधांत इस बात को लेकर उसे इस तरह टीज कर रहा था। नव्या ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है और ये बात ना तो तुम कभी भूल सकते हो और ना ही मैं। इसलिए तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। विधांत टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, बेशक से मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तुमने भी एंजॉय किया है और अब जाओ, जाकर मेरे लिए डिनर रेडी करो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ और शायद मुझे किसी और चीज़ की भूख लगी है, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से खाऊंगा। नव्या तुरंत गुस्से के साथ बोली, तुम अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे विधांत। मैं अब दोबारा तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। विधांत टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकती क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और एक पति होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊं और तुम्हें प्यार करूं। ये सुनते ही नव्या की आंखों में नफरत आ गई। वो गुस्से से अपनी जगह से उठी तो वो लड़खड़ा गई और उसने तुरंत बेड को पकड़ लिया। विधांत ने उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर कुछ सोचकर वो उसकी तरफ आने लगा।
विधांत को अपनी तरफ आते देख नव्या सहम गई और उसने तुरंत घबराते हुए कहा, नहीं विधांत प्लीज मेरे पास मत आओ। अगर तुमने मेरे साथ वापस से कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन विधांत उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर दूसरे पल नव्या ने गुस्से के साथ कहा, विधांत तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये कहते हुए नव्या जोर जोर से विधांत के सीने पर मारने लगी, लेकिन विधांत उसे अपनी गोद में लेकर सीधे वॉशरूम के गेट की तरफ बढ़ गया। जब नव्या ने विधांत को वॉशरूम की तरफ जाते देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर तभी विधांत ने उसे गेट पर खड़ा कर दिया और बोला, तुम इस वक्त चलने की कंडीशन में नहीं हो, इसलिए जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर वो वापस से बेड की तरफ चला गया और विधांत की ये बात सुनकर नव्या एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाए और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, मेरी झूठी केयर करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी। विधांत के कदम रुक गए और उसने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह बीमार पड़ो और फिर मेरी एंजॉयमेंट में कोई भी मुश्किल आए। क्योंकि आज तुमने मुझे काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई किया है और मैं अब हर रोज तुमसे सेटिस्फाई होना चाहता हूँ। ये सुनते ही नव्या की आंखों में नफरत आ गई। उसने गुस्से से विधांत से मुंह फेर लिया और सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। विधांत उसे जाते देख हल्के से मुस्कुरा दिया और बेड की तरफ आया। लेकिन जैसे ही बेड पर उसकी नज़र गई उसके एक्सप्रेशंस बदल गए और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो बेड पर रेड स्टेन को देखकर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, ओह तो इसका मतलब तुमने अपना फर्स्ट टाइम मुझे दिया है और तुम्हारी वर्जिनिटी मिली मुझे। अब तो चाहकर भी कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, अब तुम सिर्फ और सिर्फ विधांत वालिया की हो। ये कहते हुए वो गहरी मुस्कुराहट के साथ क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक लग्जरियस रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त गुरूर चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सामने कॉन्टिनेंटल फूड को सर्व किया गया था और वो इस वक्त काफ़ी जल्दबाजी के साथ खाना खा रही थी। विद्युत उसे गौर से देखे जा रहा था। तभी गुरूर ने खाते हुए कहा, तुम मुझे देखकर ही अपना पेट भरोगे या कुछ खाओगे भी? विद्युत ने उसके होठों के किनारे लगे खाने के टुकड़े को साफ करते हुए कहा, तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर रहा है, तुम खाओ, मैं तुम्हें आज सिर्फ देखूंगा। ये सुनकर तभी गुरूर ने चिढ़कर कहा, झूठ मत बोलो, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया मेरे साथ, इसलिए तुम्हारा पेट भी भर गया है। ये सुनकर विद्युत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम काफ़ी ज़्यादा समझने लगी हो मुझे। इसके जवाब में गुरूर ने चिढ़कर कहा, हाँ क्योंकि कुछ देर पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ और तुम्हें मैं पूरी तरह समझ भी गई हूँ कि तुम कितने बड़े वाले। ये कहते कहते वो रुक गई और इसके आगे उसे शब्द समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी विद्युत उसे घूरते हुए बोला, आई नो मैं क्या हूँ तुम्हारी नज़रों में, इसलिए तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से खाना खाओ, ये सारा तुम्हारा ही है। गुरूर ने विद्युत की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वो जल्दबाजी के साथ खाने लगी। तभी अचानक से उसे खांसी आने लगी तो विद्युत ने उसे पानी पिलाते हुए गुस्से के साथ कहा, तुम मेरी बात आखिर सुनती क्यों नहीं हो? क्यों अपने मन की करती रहती हो? मैंने तुमसे कहा ना कि आराम से खाओ। गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, तुम मुझे बात बात पर डांटते क्यों रहते हो? इतना तो डैड ने भी मुझे नहीं डांटा जितना तुम मुझे डांटते हो। मैं पति चाहती हूँ, डैडी नहीं। ये सुनकर विद्युत एक सेकंड के लिए रुक गया और वो उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हारा दोनों बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही गुरूर ने चिढ़कर कहा, नहीं मुझे सिर्फ अभी चाहिए, डैडी नहीं। इसके जवाब में विद्युत ने नीचे झुककर उसके कान में कहा, लेकिन बेड पर मैं तुम्हारा डैडी बन सकता हूँ। जैसे ही विद्युत ने यह कहा गुरूर का चेहरा लाल हो गया और दूसरे ही पल वो खांसने लगी। विद्युत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने उसे पानी पिलाते हुए कहा, कंट्रोल योरसेल्फ। तभी गुरूर ने विद्युत को सीने से धक्का दिया और गुस्से के साथ बोली, विद्युत क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नाम की चीज़ है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? विद्युत ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं? इसके जवाब में गुरूर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोली, विद्युत तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो। तुमने मेरे साथ रात को और सुबह जो किया है उसके बाद से मैं तुमसे बहुत चिढ़ी हुई हूँ और तुमसे नाराज भी हूँ। तुमने मुझसे एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी और ऊपर से तुम ये हबी और डैडी वाला गेम खेल रहे हो मेरे साथ। इसके जवाब में विद्युत के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो उसके गाल पर किस करते हुए बोला, जब तुम ब्लश करती हो तो मुझे तुम्हारा फेस बहुत क्यूट लगता है। ये सुनते ही गुरूर अपनी पलकें झपकाने लगी और वो विद्युत को एकटक देखने लगी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। विद्युत ने उसे मुस्कुराते देख उसके दूसरे गाल पर किस कर लिया। ये देखकर गुरूर ने धीरे से कहा, विद्युत तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तभी विद्युत ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, ऑल राइट, तुम भी मेरा फ़ायदा उठा लो, तुम भी मुझे किस कर सकती हो।
ये सुनकर गुरूर विद्युत को घूरने लगी और विद्युत के गाल को देखकर वो अपने होठों को बाइट करते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें किस करूंगी? विद्युत ये सुनकर उसकी तरफ घुमा और बोला, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही तुमसे उम्मीद कर ली थी। ये सुनकर गुरूर उसे घूरने लगी और फिर विद्युत ने वाइन का ग्लास उठाया और वाइन पीने लगा। तभी गुरूर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और उसने विद्युत के गाल पर किस कर लिया और वापस से अपना डिनर करने लगी। ये देखकर विद्युत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने गुरूर के सर पर हाथ रख लिया और बोला, हाउ क्यूट। ये सुनकर गुरूर बस मुस्कुरा दी। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे पर ही ग्लो साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी कार में आए। तभी विद्युत ने उसकी तरफ एक फ्लावर बुके बढ़ाया और बोला, एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, पर ये सॉरी किस लिए? तभी विद्युत ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने बिना पूछे तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था, शायद तुम नाराज हो, इसके लिए मैंने तुमसे सॉरी कहा। ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा, पर मैंने तो मजाक में कहा था। तुम मेरी छोटी से छोटी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हो और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ, जिसका प्रिंस उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। इसके जवाब में विद्युत ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए प्रिंसेस ही हो और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। जो तुम डिजर्व करती हो, मैं वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो विद्युत के सीने से लगते हुए बोली, विद्युत तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो। तुम अपनी इन्हीं सब बातों से मुझे अपने जाल में फंसा रहे हो ना? ये सुनकर विद्युत हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम साफ साफ ये नहीं कह सकती कि तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? ये सुनकर गुरूर की आंखें बंद हो गई और वो विद्युत के सीने से पूरी तरह लिपटते हुए बोली, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मुझे तुमसे पूरी तरह प्यार हो जाएगा। ये सुनकर विद्युत के चेहरे पर गहरी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गुरूर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, और मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए जिससे कि तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर पाओ। गुरूर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपनी आंखें बंद किए विद्युत की बाहों से लिपटी रही और फिर कुछ ही वक्त में वो विद्युत के साथ अपने प्राइवेट जेट में सीधे इंडिया के लिए रवाना हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 70 किचन रोमांस। अब आगे। सुबह का कुछ देर बाद वो दोनों अपनी कार में आए। तभी विद्युत ने उसकी तरफ एक फ्लावर बुके बढ़ाया और बोला, एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, पर ये सॉरी किस लिए? तभी विद्युत ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने बिना पूछे तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था, शायद तुम नाराज हो, इसके लिए मैंने तुमसे सॉरी कहा। ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा, पर मैंने तो मजाक में कहा था। तुम मेरी छोटी से छोटी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हो और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ, जिसका प्रिंस उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। इसके जवाब में विद्युत ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए प्रिंसेस ही हो और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। जो तुम डिजर्व करती हो, मैं वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनकर गुरूर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो विद्युत के सीने से लगते हुए बोली, विद्युत तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो। तुम अपनी इन्हीं सब बातों से मुझे अपने जाल में फंसा रहे हो ना? ये सुनकर विद्युत हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम साफ साफ ये नहीं कह सकती कि तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? ये सुनकर गुरूर की आंखें बंद हो गई और वो विद्युत के सीने से पूरी तरह लिपटते हुए बोली, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मुझे तुमसे पूरी तरह प्यार हो जाएगा। ये सुनकर विद्युत के चेहरे पर गहरी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गुरूर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, और मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए जिससे कि तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर पाओ। गुरूर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपनी आंखें बंद किए विद्युत की बाहों से लिपटी रही और फिर कुछ ही वक्त में वो विद्युत के साथ अपने प्राइवेट जेट में सीधे इंडिया के लिए रवाना हो गई। अल्पविराम। गुरूर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो बस अपनी आंखें बंद किए विद्युत की बाहों से लिपटी रही और फिर कुछ ही वक्त में वो विद्युत के साथ अपने प्राइवेट जेट में सीधे इंडिया के लिए रवाना हो गई। अल्पविराम। इंडिया में वालिया पैलेस के बाहर एक कार से विद्युत गुरूर के हाथ को पकड़कर बाहर निकाला। इस वक्त गुरूर का चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल था और उसके होठों का रंग बता रहा था कि कुछ देर पहले कार में क्या हुआ होगा। कार से बाहर निकलते ही गुरूर ने विद्युत का हाथ छोड़ दिया और वो अंदर की तरफ जाते हुए बोली, विद्युत, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। जब से मैंने तुम्हें अपने पास आने दिया है तब से तुम मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहे हो। मैं ना तो तुम्हें अपने पास आने दूंगी, ना ही खुद तुम्हारे पास आऊंगी। ये कहकर वो हंसते हुए अंदर की तरफ चली गई। विद्युत उसके पीछे जाते हुए अपनी भवें चढ़ाकर बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा।
लेकिन गुरूर अब तक अंदर चली गई, पर तभी वो रास्ते में किसी से टकरा गई, तो वो अपनी जगह रुक गई और सामने देखने लगी। सामने खड़ी शख्स को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी उसे देखने लगी। तभी विद्युत वहां पर आया और विद्युत में जब वहां मौजूद सभी लोगों को देखा तो उसके भाव पूरी तरह कठोर हो गए। तभी अलीशा जो गुरूर से टकराई थी, वो गुस्से के साथ बोली, अंडरस्को, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? ये सुनकर गुरूर अलीशा को ध्यान से देखा और उसे कुछ याद आया और वो तुरंत बोली, अंडरस्को, ओह, तो तुम लता आंटी की बेटी हो, राइट? ये बात सुनकर अलीशा ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, तो क्या अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? ये सुनकर गुरूर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, अंडरस्को, एक्सक्यूज मी, पहली बात तो मैं जल्दी लोगों को पहचानती नहीं और तुम्हें पहचान पाई हूं, इसके लिए तुम्हें खुद को बहुत लकी समझना चाहिए, और दूसरी बात, मैं तुमसे गलती से टकराई हूं, इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी भी बोल देती, लेकिन जिस तरह तुम मुझसे बढ़कर बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए। ये कहकर वो विद्युत की तरफ देखी। तभी अलीशा की नज़र भी विद्युत पर चली गई। विद्युत को देखकर अलीशा तुरंत हड़बड़ा गई और दूसरे पल उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ी और विद्युत से प्यार से बोली, अंडरस्को, हेलो विद्युत जी, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, फाइनली आपसे मेरी मुलाकात हो गई। गुरूर ने जब अलीशा को विद्युत के साथ ऐसी बात करते देखा तो उसके एक्सप्रेशंस बदल गए और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अंडरस्को, ये मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी और अभी विद्युत से कितने प्यार से बात कर रही है। ये मेरी कज़िन बहन है, लेकिन ये मेरी कज़िन बनने के लायक नहीं है। ये कहते हुए वो गुस्से से विद्युत के पास गई है और विद्युत की बाहों में अपनी बाहें डालते हुए कहा, अंडरस्को, विद्युत, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें दूसरी लड़की के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए? विद्युत ने कहा, अंडरस्को, पर मैंने तो किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखा। तभी गुरूर ने दांत पीसकर अलीशा को देखकर कहा, अंडरस्को, तो फिर ये तुम्हारी नज़रों के सामने क्यों खड़ी है? तुम अभी तक इसे इग्नोर करके गए क्यों नहीं? ये सुनकर अलीशा तो पूरी तरह जल भून गई और गुस्से से दांत पीसने लगी। तभी वहां ललित जी की गुस्से भरी आवाज आए, अंडरस्को, विद्युत, आखिर कहाँ ले गए थे तुम मेरी पोती को लेकर? ये सुनकर गुरूर ने अब सोफे पर ध्यान दिया, जहां इस वक्त ललित जी के साथ गरिमा जी और लता जी, पूरा ठाकुर परिवार मौजूद था। उन सबको वहां देखकर गुरूर ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में ललित जी ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है हम कितना ज्यादा परेशान थे तुम्हारे लिए। इसके जवाब में गुरूर ने चिढ़कर कहा, अंडरस्को, मैं मर नहीं गई थी। ये सुनते ही गरिमा जी ने नाराजगी के साथ कहा, अंडरस्को बेटा, ये तुम कैसे बोल रही हो? तुम्हें पता है हम तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे, हमें डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तभी गुरूर ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को, जब तक मेरे पास विद्युत है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आप सबको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ललित जी ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, विद्युत की वजह से ही तो हमें तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन विद्युत के बहुत सारे दुश्मन हैं और जब से ये मैसूर इसका हुआ है तब से इसके दुश्मन और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमें डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके जवाब में गुरूर ने विद्युत को देख के तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, जब तक विद्युत मेरे साथ है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा यकीन है। लेकिन ये सुनकर ललित जी गुस्से से कुछ कहते उससे पहले गरिमा जी ने ललित जी को शांत करते हुए कहा, अंडरस्को, आप पहले शांत हो जाए। आप देख नहीं रहे हैं कि वाकई वो विद्युत के साथ कितनी ज़्यादा खुश लग रही है? मुझे लगता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ खुश रहने देना चाहिए। हम यहाँ से चलते हैं, हमने उसे सही सलामत देख लिया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये सुनते ही ललित जी ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, ये तुम क्या कह रही हो? हमने सोचा था ना कि हम इसका डिवोर्स करवाएंगे। डाइवोर्स का नाम सुनते ही गरिमा जी एकदम से चुप हो गई और वही अलीशा की आंखों में चमक आ गई। दूसरे पल अलीशा ने कहा, अंडरस्को, आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है दादाजी। मुझे लगता है कि गुरूर और विद्युत जी को अलग हो जाना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच नहीं है। अलीशा की ये बात सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और दूसरे पल वो गुस्से से सभी से बोली, अंडरस्को, तो क्या आप सब यहाँ पर मुझे मेरे विद्युत से अलग करने के लिए आए हैं? देखिए, अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाए, मुझे आप सब की शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहकर वो गुस्से से विद्युत के हाथ को पकड़ी और बोली, अंडरस्को, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें डिवोर्स तो कभी नहीं दूंगी, समझे तुम? इसके जवाब में विद्युत में हल्की स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा या फिर तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा? ये सुनकर गुरूर ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं विद्युत, मुझे पूरा यकीन है तुम कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे।
इसके जवाब में विद्युत ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा ऑफ कोर्स, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा और अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही ललित जी गुस्से से अपनी जगह से उठ गए, लेकिन तभी नीलेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा ललित भाई साहब, प्लीज़ थोड़ा रुक जाए। आप देख नहीं रहे हैं गुरूर और विद्युत एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। इसलिए हमें आपसी रंजिशें को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके जवाब में गुस्से के साथ ललित जी ने कहा जब तक मेरी पोती पर जान का खतरा रहेगा तब तक मैं कभी खुश नहीं रह सकता। क्या गारंटी है कि मेरी पोती बहुत ज़्यादा खुश रहेगी? ये सुनकर विद्युत आगे आया और बिना किसी भाव के बोला मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी सांस इसके जिस्म से अलग नहीं होगी। ये बात सुनते ही गुरूर की आंखों में चमक आ गई और वो प्यार भरी नज़रों से विद्युत को देखने लगी। वहाँ मौजूद सभी विद्युत की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी गरिमा जी ने कहा बेटा, क्या तुम वादा करते हो कि हमारी गुरूर को कुछ नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें पता है कितने सालों बाद वो हमें वापस मिली है और अब हम उसे वापस नहीं खो सकते। इसलिए प्लीज़ तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसका हमेशा ख्याल रखोगे। इसके जवाब में विद्युत ने गुरूर के हाथों को पकड़ते हुए कहा मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन मैं कभी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा और मेरी वजह से तो कभी नहीं। ये सुनकर एक बार फिर से गुरूर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वहाँ मौजूद अब सभी मुस्कुराने लगे। तभी गुरूर आगे बढ़ी और उसने विद्युत के गाल पर किस कर लिया। अलीशा ये देखकर गुस्से से अपने दांत पीस लिया और वो लता को देखने लगी, लेकिन लता ने उसे नज़रों से शांत रहने का इशारा किया, जिसके बाद फिर ललित जी गरिमा जी के साथ गुस्से से वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद विद्युत ने गुरूर की तरफ देखते हुए कहा तुम जाओ, जाकर रास्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनकर गुरूर ने प्यार से अपना सर हिला दिया। इधर गुरूर वापस से अपने कमरे में आए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त नव्या किचन में काम कर रही थी और वो बिल्कुल शांत थी। तभी किसी ने पीछे से हग कर लिया। नव्या इस टच को पहचानने लगी थी, जिस वजह से उसने चिढ़कर कहा विधान छोड़ो मुझे। क्या तुम ऑफिस नहीं गए? तुम क्यों सुबह सुबह मुझे परेशान करने के लिए आ गए हो? ये कहकर वो कसमसाने लगी, तो विधांत ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा यू नो वॉट, कल की बात से मुझे तुम्हारी लत लग गई है, मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ। ये सुनते ही नव्या की आंखें बड़ी हो गई। दूसरी पल उसने गुस्से के साथ विधांत को दूर करते हुए कहा विधांत, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कल ही तुमसे कह दिया था कि अब हमारे बीच वो सब नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मुझे जाने दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने को हुई, लेकिन तभी विधांत ने उसे रेफ्रिजरेटर से टिका दिया। ये देखकर नव्या तुरंत गुस्से से बोली विधांत, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, यहाँ नौकर हैं, सभी हमें देख रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे, प्लीज़ छोड़ो। लेकिन विधांत की आंखों में इस वक्त एक डिजायर थी और वो नव्या की तरफ बढ़ा और उसके होठों पर किस करने लगा। नव्या तुरंत स्ट्रगल करने लगी, वो विधांत को खुद से दूर करने लगी, लेकिन विधांत ने उससे दूर होने के बजाय उसे और भी ज़्यादा गहराई से किस करने लगा। नव्या अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली विधांत, तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन विधांत ने उसे फिर से अपनी तरफ घुमाया और बोला लेकिन मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, प्लीज़ मेरे इस बेचैनी को कम करो और मुझे खुद को दे दो, मैं तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाइड कर दूंगा। इसी के साथ विधांत फिर से आगे बढ़ा और वो नव्या के होठों को अपने होठों में लेकर गहराई से चूमने लगा। नव्या की पकड़ विधांत के शर्ट पर कस गई और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। पता नहीं क्यों पर विधांत जब जब उसे टच करता था, नव्या को एक बेचैनी सी महसूस होती थी और वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी, और यही अब होने लगा था। विधांत तो उसे जबरदस्ती किस कर रहा था, लेकिन नव्या उसे चाहकर दूर नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी वो धीरे से बोली विधांत, किचन में कोई भी हमें देख सकता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। लेकिन विधांत ने उसके कान में कहा मैंने ऑलरेडी सभी नौकर को उनके सर्वेंट क्वार्टर भेज दिया है, अब पूरे किचन और पूरे घर में सिर्फ मैं और तुम ही है। जैसे ही नव्या ने ये सुना, वो शौक रह गई और तभी विधांत ने उसे किचन स्लैब पर बिठा दिया और अब वो उसके स्टेप्स को निकालकर उसके गर्दन और गले पर किस करने लगा। नव्या हल्की हल्की आहें भरने लगी। वो तुरंत विधांत के शर्ट को पकड़ लिया और धीरे से बोली विधांत, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन विधांत रुकने को तैयार नहीं था और उसने कुछ ही वक्त में नव्या को अपनी आगोश में भर लिया। नव्या की आवाज़ें उस किचन में गूंजने लगी और विधांत उसे किस करते हुए उसके साथ पूरी तरह से पैशनेट हो गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 71। विद्युत, मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद करो।
अब आगे। कुछ घंटे बाद वेदांत ने नव्या को छोड़ दिया। नव्या जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू भी पूरी तरह सूख चुके थे। वेदांत वहां से बाहर निकल गया। उसे इस तरह से दूर जाते देख नव्या की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर बोली, एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी वेदांत। तुम कभी मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। तब तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। जिस तरह तुम मुझे गंदगी समझ रहे हो और मुझे इस्तेमाल करके खुद से दूर कर दे रहे हो, उस तरह तुम मेरे लिए हद से ज्यादा तड़पोगे। ये कहते हुए नव्या उठी और लड़खड़ाते कदमों से सीधे कमरे के तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में गुरूर गुस्से के साथ विद्युत के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता दुनिया की सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही क्यों पसंद करती हैं। पहले वो वैदेही, अलीशा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वो लड़की। आखिर सबको तुम में क्या पसंद आता है। विद्युत ने गुरूर को इतने गुस्से में देखकर गहरी सांस लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में चाहे जितनी भी लड़कियां मुझे पसंद करें, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। ये सुनते ही गुरूर गुस्से के साथ बोली, मुझे पसंद नहीं जब लड़कियां तुम्हें देखती हैं। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं चाहती हूं कि सिर्फ और सिर्फ हो मैं ही तुम्हें देखूं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब तुम्हें कोई और देखता है, और खासकर लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। विद्युत ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। गुरूर गुस्से से विद्युत के सीने पर बाइट कर ली। विद्युत की भौहें तन गई। उसने अपना चेहरा नीचे घुमाया और उसे घूरते हुए बोला, आखिर तुम इतनी वाइल्ड क्यों हो? क्यों हर वक्त मुझे काटती रहती हो? इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, प्रॉमिस करो तुम मेरे अलावा कभी किसी को नहीं देखोगे। ये सुनकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रॉमिस करने की जरूरत है। ये सुनते ही गुरूर गुस्से से बोली, नहीं विद्युत, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। बिना तुम्हारे प्रॉमिस किए मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली और मैं इसी तरह तुमसे बात करूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ी और वापस से जोर जोर से विद्युत को बाइट करने लगी। तभी विद्युत ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे अपने तरफ घुमाते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखूंगा। और जहां बात है इस प्रॉमिस की, तो मैं इसलिए कह रहा था कि तुमसे मुझे प्रॉमिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखता हूं। तुम्हारे अलावा मुझे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये शब्द कहने पर गुरूर का चेहरा लाल हो गया और उसने विद्युत को खुद से दूर करते हुए कहा, ओके, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान ले रही हूँ, लेकिन तुम ना तो वैदेही के करीब जाओगे और ना ही अलीशा से कोई बात करोगे। ठीक है। ये सुनकर विद्युत नीचे झुका और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, जो हुक्म आपका। ये सुनकर गुरूर ने हंस दिया और फिर वो उससे दूर होते हुए बोली, अब मुझे ऑफिस भी जाना होगा, मैं रेडी होने जा रही हूँ। ऑफिस का नाम सुनकर विद्युत के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने दूसरे पर गुरूर के कलाई को पकड़ लिया। गुरूर रुकी और ना समझी मैं बोली, क्या हुआ विद्युत? विद्युत ने उसे देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है? ये सुनते ही गुरूर को याद आया और वो तुरंत बोली, ओह हाँ, मैं तो तुम्हें इन सब के चलते बताना ही भूल गई। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैंने ऑफिस में अप्लाई किया था और मुझे जॉब भी मिल गई है और मैं अब अपने काम पर भी जाती हूँ। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा और क्या तुमने मुझे बताया कि तुम किस कंपनी में जॉब कर रही हो? तुम बिना मुझसे पूछे काम क्यों करती हो? ये सुनकर गुरूर ने चिढ़कर कहा, विद्युत तुम मुझे कुछ ना कहो तो बेहतर होगा। मैंने तुम्हारे पास कितने बार कॉल किया, मैसेज किया, तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा। तुम अपना फ़ोन चेक कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तुमसे यही बताना चाहती थी कि मेरी जॉब लग गई है और अब मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया और अब तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत क्या है? क्या अब मेरे पैसों से तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते? मैंने तुम्हें अपना गोल्ड कार्ड, ब्लैक कार्ड सब कुछ दे दिया है। तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? इनफैक्ट मैं तुम्हारे नाम पर कई सारी कंपनी भी कर चुका हूँ। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? गुरूर जो अभी तक गुस्से में थी, लेकिन जैसे उसने विद्युत के आखिरी शब्दों को सुना वो दंग रह गई और शॉक होकर बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुमने मेरे नाम पर कंपनी की है? आर यू सीरियस? इसके जवाब में विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, हाँ मैं तुमसे ये बात बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी के लिए तुमने मुझे ये बात छुपाई। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कोई ऑफिस में काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ घर पर रहोगी और आराम करोगी। ये सुनते ही गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, पहली बात तो तुमने बिना मुझसे पूछे मेरे नाम पर कंपनी कर दी। एक लिस्ट, तुम्हें इसके बारे में मुझे एक बार पूछना चाहिए था। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और रही बात ऑफिस की, तो तुम्हारे पैसों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे खुद के पैसों से लेना देना है और मुझे खुद के पैसों पर शॉपिंग करनी है।
ये सुनते ही विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा? मैं ये जो पैसे कमा रहा हूँ ये कौन यूज़ करेगा? ये सुनकर गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो विद्युत को घूरते हुए बोली, तो क्या तुम ये सारे पैसे सिर्फ मेरे लिए कमा रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैसे उड़ाऊं? इसके जवाब में विद्युत ने कहा, या ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे उड़ाओ और जल्द से जल्द उस जॉब को छोड़ दो और तुम्हें काम पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस वक्त गुरूर ने तुरंत विद्युत को दूर धक्का दे दिया। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पैसों से शॉपिंग भी करूँगी और तुम्हारे पैसे भी उड़ाऊंगी, लेकिन मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। मुझे सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है। मुझे खुद के दम पर कुछ करना है और मेरे अंदर जो ट्रांसलेशन की क्वालिटी है उसे मुझे अच्छे से आगे भी कंप्लीट करना है। इसलिए सॉरी, लेकिन मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो क्लोजेट की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम इस तरह से मेरी बात को इनकार नहीं कर सकती। इसके जवाब में गुरूर रुक गई और गुस्से के साथ बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विद्युत? तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आखिर तुम भी तो जॉब करते हो ना? मैं तो तुम्हें नहीं रोकती, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे जॉब करना है तो करना है। विद्युत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुम दूसरी कंपनी में जॉब क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम खुद की कंपनी में जॉब कर सकती हो। इनफैक्ट मेरी कंपनी में अच्छे पोजीशन पर आकर जॉब कर सकती हो। इसके जवाब में गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत तुम्हारी यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ बड़े लेवल पर करूं, लेकिन मुझे छोटे लेवल से शुरू करना है। मैं छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल पर जाना चाहती हूं, जैसा कि तुमने भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ ऐसे फ्री में मिल गया होगा। तुमने भी हार्ड वर्क किया है। जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हें स्टॉक किया करती थी, क्योंकि तब तुम विद्युत वालिया नहीं बल्कि वीवी थे और मैंने वीवी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। वहाँ से मुझे पता चला था कि वो छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। उसने खुद के दम पर ही कंपनी इस्टेब्लिश की थी। जब तुमने ये सब कुछ किया था तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ये सारी बातें सुनकर विद्युत ने गहरी सांस लेकर कहा, आई नो, मैंने हार्ड वर्क किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो हार्ड वर्क तुम करो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और अपनी क्वीन बनाकर रखना चाहता हूँ। इसके आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ नौकर रहे, ना कि वो खुद नौकरों की तरह काम करें। ये सुनकर गुरूर बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या वो इसका क्या जवाब दे। गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन रिंग की आवाज़ से उसने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन देखकर उसने खुद से कहा, शायद ऑफिस से ही कॉल होगा, क्योंकि मैंने तो दिन की छुट्टी ली थी। ये कहते हुए वो अभी अपने फ़ोन के पास आई कि उससे पहले ही विद्युत ने उसके फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया। ये देखकर गुरूर रुक गई और विद्युत ने जब फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देखा तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो गुस्से के साथ गुरूर को देखते हुए बोला, ये कौन है? ये कहते हुए उसने फ़ोन को उसके तरफ किया। जैसे ही गुरूर ने कॉल पर अब का नाम देखा वो हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ी के साथ बोली, इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला और ये मेरे पास कॉल क्यों कर रहा है? तभी गुस्से के साथ विद्युत ने कहा, क्या तुम्हारे पास जवाब है? तभी गुरूर आगे बढ़ी और वो जैसे ही अपना फ़ोन लेने को हुई तभी इस वक्त विद्युत ने अपना फ़ोन विद्युत में फ़ोन पीछे खींचा। वो उस कॉल को पिक करते हुए सर्द आवाज़ के साथ बोला, कौन हो तुम? उधर से आरव ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास गुरूर का फ़ोन कैसे आया? ये सुनकर विद्युत ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद करते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? इसके जवाब में आरव ने गुस्से के साथ कहा, मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन और गुरूर कहाँ है? उसको फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। तभी गुस्से के साथ विद्युत ने फ़ोन को स्पीकर पर डाला और गुरूर को घूरते हुए बोला, तुम्हारे आशिक का फ़ोन है। गुरूर हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, विद्युत क्या तुम पागल हो गए हो एम? तभी उधर से आरव की आवाज़ आई, गुरूर तुम ऑफिस कब आओगी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह पाता। पिछले 2 दिनों से तुम गायब हो। मैं तुम्हें बहुत मिस किया है। प्लीज़ जल्दी आओ, फिर हम दोनों मिलकर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो वहीं विद्युत के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। वो गुस्से के साथ फ़ोन पर अपनी पकड़ कर लिया। गुरूर ने विद्युत के एक्सप्रेशंस देखे तो वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने लगी। देखो फालतू बकवास मत करो और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसके जवाब में आरव ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भूल गई? तुमने ही तो मुझे अपना नंबर दिया था और जल्द से जल्द ऑफिस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी झटके के साथ फ़ोन ज़मीन पर जाकर गिरा। गुरूर तुरंत 2 कदम पीछे हो गई।
वो डरते हुए विद्युत को देखने लगी और वो उसके तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। विद्युत को अपने पास आते देख गुरूर ने हकलाते हुए कहा, विद्युत देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये फालतू बकवास कर रहा था और ये हमारी कंपनी का बॉस है। इसने ज़बरदस्ती मेरे पास कॉल किया था। इससे मेरा सच में कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ विद्युत रुक जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन तभी विद्युत आगे बढ़ा। उसने गुरूर के गर्दन को कसकर पकड़ लिया। गुरूर की एक चीख निकल गई। वो उसके गर्दन को दबाते हुए बोला, तो मेरे जाने के बाद तुमने ये सब कुछ किया है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम इसलिए उस ऑफिस में काम कर रही हो क्योंकि तुमने वहां पर अपना आशिक बना लिया है। ये सुनते ही गुरूर शौक थी। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो बेवजह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इनफैक्ट मैं खुद भी तुमसे ही बात बताने वाली थी, लेकिन तुम मुझ पर शक करके ठीक नहीं कर रहे हो। विद्युत, ये वाकई बहुत गलत बात है। तभी विद्युत ने गुस्से के साथ उसे बेड पर पटक दिया। ये महसूस करते ही गुरूर हैरान हो गई और तुरंत डरते हुए बोली, देखो विद्युत, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में होगी, क्योंकि आरव ने जिस तरह से बातें की है उस तरह से कोई भी सुनेगा तो वो गुस्सा होगा। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ज़बरदस्ती ऐसी बातें कर रहा था। प्लीज़ विद्युत। लेकिन तभी विद्युत उसके ऊपर आया और गुस्से के साथ उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, तो फिर क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से के साथ विद्युत को जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रही हूं? वो इंसान ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो ज़बरदस्ती ऐसा कर रहा है। और अगर अभी तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर शक करने की? मैं जा रही हूँ यहाँ से और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। ये कहकर गुरूर गुस्से से अपनी जगह से उठी और वो जल्दबाजी के साथ बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी विद्युत तेज कदमों के साथ उसके पीछे आया और गुस्से के साथ उसे पीछे से पकड़ते हुए दांत पीस कर बोला, क्या तुम अपने आशिक के पास जा रही हो? एक बार फिर से विद्युत के मुंह से ये सुनते ही गुरूर बिल्कुल चुप रह गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 72। मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आगे। अल्पविराम। गुरूर गुस्से से विद्युत को दूर करते हुए बोली, विद्युत छोड़ दो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। विद्युत गुस्से के साथ बोला, साफ साफ बताओ आखिर क्यों तुम उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती हो? अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो। आखिर उसकी कंपनी में ऐसा क्या तुम्हें दिख रहा है जो तुम उसकी कंपनी में जाना चाहती हो? ये सुनकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में फ्री का कुछ नहीं करना चाहती। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे फ्री को पोस्ट दे दोगे, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से सब कुछ चाहिए, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो। ये कहकर उसने गुस्से के साथ विद्युत को दूर किया और बाहर जाने लगी। लेकिन तभी विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, उस लड़के ने जिस तरह से तुमसे बात की है, क्या वो सब कुछ सुनकर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? ये सुनकर गुरूर रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इसके जवाब में क्या कहें, क्योंकि जिस तरह से आरव ने वो सारी बातें कही थी उसे भी आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इसलिए वहां जाना चाहती थी जिससे कि वो आरव को अच्छा खासा जवाब दे सके। तभी विद्युत गुस्से के साथ दांत पीस कर बोला, क्या तुमने अभी तक उसे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? क्या तुमने ये नहीं बताया कि तुम मेरी बीवी हो? क्या तुमने ये सब छुपाया है? ये सुनते ही गुरूर को फिर से समझ नहीं आया कि वो क्या कहें, क्योंकि अभी तक उसने ये सारी बातें नहीं बताई थी। तभी गुरूर को इस तरह से चुप देखकर विद्युत गुस्से से बोला, अब मुझे समझ आया क्यों उसने इस तरह की बातें कहीं। उसे लग रहा है कि तुम अभी भी सिंगल हो। उसे नहीं पता कि तुम मैरिड हो और तुम मेरी बीवी हो, क्योंकि तुमने खुद ये बात उसे नहीं बताई। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने गुरूर के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगा। गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, विद्युत कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? रुको, मेरी बात सुनो। विद्युत उसे गुस्से के साथ बाहर लेकर जाते हुए बोला, मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि तुम आखिर क्या हो मेरे लिए। ये कहकर वो उसे खींचते हुए हॉल में लेकर आया। ये देखकर गुरूर परेशान होकर बोली, विद्युत देखो, मुझे पता है कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो। लेकिन विद्युत उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। इधर हॉल में नीलेश जी, सुष्मिता जी और वैदेही जो बैठे हुए थे, जैसे ही उन सब ने ये देखा वो तीनों ही हैरान हो गए।
वहीं वैदेही के चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन वो तुरंत घबराते हुए बोली, ये विद्युत गुरूर को कहाँ लेकर जा रहा है? कहीं वो उसे घर से बाहर तो नहीं करने जा रहा है? ये सुनते ही सुष्मिता जी नीलेश जी तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। सुष्मिता जी ने घबरा कर कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, जरूर इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं अभी के अभी विद्युत को रोकने जा रही हूँ। ये कहकर वो तुरंत विद्युत के पीछे बाहर की तरफ निकल गई। इधर नीलेश जी भी उनके पीछे जाते हुए बोले, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तभी वैदेही ही ने गुस्से के साथ कहा, आखिर इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? जब वो लड़की जा रही है और खुद विद्युत उसे बाहर निकाल रहा है तो फिर इन दोनों को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है विद्युत ने इस तरह से गुरूर को बाहर क्यों निकाला? आखिर क्या चल रहा है विद्युत के दिमाग में? पर जो कुछ भी हो, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ विद्युत गुरूर को कार में लेकर आया। उसने गुरूर को कार में धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गुरूर ना समझी में बोली, विद्युत आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज़ विद्युत आखिर मुझे बताओ तो सही। लेकिन विद्युत ने गुस्से के साथ कार स्टार्ट की और वो तेजी के साथ कार लेकर वहां से निकल गया। इधर सुष्मिता जी और नीलेश जी जैसे ही बाहर निकले तब तक कार जा चुकी थी। ये सब देखकर सुष्मिता जी ने डरते हुए कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। मुझे अभी तक लग रहा था कि वो उसे घर से बाहर निकाल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद उसे कहीं लेकर गया है। इसके जवाब में नीलेश जी ने ना समझी में कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर विद्युत उसे कहाँ लेकर गया है, लेकिन अब हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सुष्मिता जी ने परेशान होकर कहा, भगवान प्लीज़ विद्युत और गुरूर के बीच कुछ भी गलत मत होने देना। बहुत मुश्किल से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहती कि अब उन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। ये कहते हुए उनके चेहरे पर टेंशन थी। इधर दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त नव्या रूम में थी। वो मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। उसकी पूरी गर्दन और गले पर बाइट मार्क्स थे क्योंकि पिछले 2 रातों से विधांत उसे छोड़ नहीं रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए खुद से बोली, ना तो मैं खुद के लिए कुछ कर पा रही हूँ और ना ही यहाँ से भाग पा रही है। क्या मैं इसी तरह से उस विधांत के टॉर्चर को सहती रहूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो उस विधांत ने सोचा भी नहीं होगा। उसने ये कहा ही था कि तभी वॉशरूम का गेट खुला और विधांत वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोला, आखिर क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ? क्या तुम मुझसे दूर भगाने की कोशिश करोगी? इस आवाज़ को सुनते ही एक पल के लिए नव्या डर गई। वो तुरंत पीछे मुड़कर विधांत को देखने लगी। विधांत टॉवल में था। विधांत को देखकर नव्या ने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं काम करने जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तुम रेडी होकर नीचे आ जाना। ये कहकर वो वहां से हड़बड़ी के साथ बाहर जाने लगी, लेकिन इस वक्त विधांत ने उसके हाथ को पकड़ लिया। नव्या उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, विधांत प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। लेकिन विधांत ने गुस्से के साथ उसे अपनी तरफ घुमाया और दांत पीसकर बोला, मेरी बातों का जवाब दो। क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? ये सुनकर नव्या ने गुस्से के साथ कहा, तुम जिस तरह जानवरों जैसा मुझसे बिहेव करते हो, उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी? ये कहकर उसने अपनी गर्दन और गले को दिखाते हुए कहा, देखो मेरे शरीर पर क्या क्या निशान छोड़े हैं तुमने। क्या इन सब को देखकर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? बस मुझे एक बार मौका मिले, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तभी गुस्से के साथ विधांत ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। नव्या की एक दर्द भरी आह निकल गई। विधांत उसे खींचते हुए बेड की तरफ लेकर जाते हुए बोला, बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी? अब मैं तुम्हारी जुबान को बंद करूंगा और मुझे अच्छे से पता है कैसे तुम्हारी जुबान बंद होगी। ये कहते हुए उसने उसे खींचते हुए सीधे बेड पर पटक दिया। नव्या ने डरते हुए कहा, विधांत क्या करने वाले हो तुम? देखो विधांत, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन विधांत गुस्से से उसकी तरफ आया और उसने एक बटन प्रेस किया। बटन प्रेस करते ही आसपास के कर्टन्स लग गए और लाइट्स ऑफ हो गई। ये देखकर नव्या की आंखों में डर भर गया। उसे पता चल गया कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। और कुछ ही देर में टॉवल बेड के नीचे गिरा हुआ था और पूरे रूम में नव्या की सिसकियां गूंजने लगी। इधर दूसरी तरफ गुरूर अभी भी कार में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत उसे कहाँ लेकर जा रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि कार सीधे खन्ना इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी थी। खन्ना इंडस्ट्रीज को देखकर गुरूर ने घबराते हुए कहा, विद्युत तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम क्या करने वाले हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विद्युत कार से बाहर निकला। उसने गुरूर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
उसने गुरूर को खींचते हुए कार से बाहर निकाला और उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। ये देखकर गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज़ छोड़ो मुझे। लेकिन विद्युत उसे गुस्से के साथ खींचते हुए सीधे अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। गार्ड्स ने विद्युत और गुरूर को देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो तुरंत आगे आकर खड़े हो गए। उनके आगे आते ही विद्युत ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और गन को उन गार्ड्स के ऊपर पॉइंट करते हुए गुस्से के साथ बोला, अगर मेरे रास्ते में आए तो यही के यही मारे जाओगे। ये सुनते ही और गन देखते ही वो गार्ड्स एक सेकंड के लिए डर गए। उन गार्ड्स ने विद्युत को ऊपर से नीचे तक देखा और दूसरे पल उन गार्ड्स की आंखें बड़ी हो गई। वो गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे और जल्दबाजी के साथ सामने से हट गए। गुरूर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो फिर से बोली, विद्युत क्या कर रहे हो तुम आखिर इस तरह से क्यों अंदर जा रहे हो? देखो मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ मैं काम करती हूँ और यहाँ तुम मेरी बेइज्जती नहीं करवा सकते। लेकिन विद्युत उसे खींचते हुए सीधे लिफ्ट के अंदर लेकर आया। कुछ देर में लिफ्ट का दरवाज़ा एकदम टॉप फ्लोर पर खुला। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही गुरूर की नज़रों के सामने अब सिर्फ और सिर्फ आरव का केबिन दिखाई दे रहा था, जिसे देखते ही गुरूर ने शॉक्ड होकर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम क्या करने जा रहे हो आरव के साथ? कहीं तुम उसे मारने तो नहीं वाले? देखो प्लीज़ विद्युत मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी विद्युत गुस्से के साथ बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इस तरह से बात करने की? इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। इसी के साथ उसने एक लात मारकर उस दरवाजे को खोल दिया। उस वक्त दरवाज़ा खुलने से आरव गुस्से से सामने देखते हुए बोला, ये क्या बेहुदगी है? कौन है? लेकिन ये कहते कहते जैसे ही उसकी नज़र सामने से अंदर आ रहे शख्स पर गई, वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। दूसरे पल वो अपनी जगह से उठ गया और वही विद्युत ने अंदर पहुंचते ही आरव के ऊपर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर आरव ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत वालिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? गुरूर आरव के मुंह से विद्युत का नाम सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरव को विद्युत के बारे में पता था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने खुद से कहा, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, विद्युत बिजनेस वर्ल्ड का किंग है और ये आरव भी बिजनेस टाइकून है। ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन विद्युत क्या करने वाला है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी विद्युत ने उस गन को आरव के ऊपर पॉइंट करते हुए सर्द आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि कुछ देर पहले तुमने जिसके साथ फ्लर्ट किया है वो कौन है? ये सुनकर आरव गुस्से से पीछे खड़ी गुरूर को देखने लगा, जो इस वक्त ना समझी में खड़ी थी, और फिर आरव की नज़र विद्युत के हाथों पर गई जो इस वक्त गुरूर के हाथों में था। उनके हाथों को इस तरह देखकर आरव ने गुस्से के साथ कहा, तुम विद्युत के साथ क्या कर रही हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तभी विद्युत ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अभी भी उसी तरह बेवकूफ़ हो जैसे पहले थे। तुमने एक बार भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वाकई इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं खुद यहाँ पर चला आया तुम्हें इसके बारे में बताने के लिए कि जिस लड़की के साथ कुछ देर पहले तुम फ्लर्ट कर रहे थे वो लड़की विद्युत वालिया की बीवी है और मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के साथ विद्युत ने आरव के ऊपर गोली चला दी और ये सब देखकर गुरूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई राठौड़ विला में शौर्य गुस्से के साथ अपना फ़ोन देख रहा था और उसे देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्यों किया तुमने मेरे साथ नव्या ऐसा? क्यों? आखिर क्यों तुमने उसके साथ शादी कर ली? क्यों तुम मुझे भूल गई? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। अब तुम उसके साथ खुश हो और मैं यहाँ अकेला तन्हा रह गया, लेकिन तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमसे मैं आज ही सामने से बात करूँगा और पूछूंगा कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, और उन सब चीज़ों में तुमने विधांत का साथ क्यों दिया? आखिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? ये कहते हुए इस वक्त शौर्य काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आते हुए बोला, बॉस मिस्टर विद्युत वापस आ चुके हैं और इस वक्त वो मैसूर में है। ये सुनते ही शौर्य गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोला, अभी के अभी मेरा जेट रेडी करवाओ, मैं आज ही मैसूर जाऊंगा और विद्युत वालिया से आमने सामने बात करूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सिर हिला दिया और वो वहां से चला गया। इधर शौर्य ने गुस्से के साथ कहा, विद्युत तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं भी इस वक्त खुश नहीं हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में नफरत आ गई और वो गुस्से के साथ वहां से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को जैसे ही उसने देखा उसके भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है? आज इसे मेरी याद क्यों आ रही है? कहीं इन सब के पीछे भी विद्युत वालिया का कोई हाथ तो नहीं है?
क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा गेम खेल रहा है और मुझे उसकी सच्चाई भी उसकी बीवी को बतानी होगी, तब उसे समझ आएगा कि जब अपना प्यार करने वाला दूर जाता है तो कैसा महसूस होता है। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गया। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।